मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख के खिलाफ दूसरी चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट 7000 सफ़हात पर मुश्तमिल है। ईडी अनिल देशमुख के साथ उनके बेटे को भी मुल्जिम बनाया है। ईडी की जानिब से इस केस में पहली चार्जशीट अगस्त में दाखिल की गई थी। इस चार्जशीट में अनिल देशमुख के पर्सनल सेक्रेटरी संजीव और पर्सनल असिस्टेंट कुंदन शिंदे को मुल्जिम बनाया था। ख्याल रहे कि 2 नवंबर को अनिल देशमुख को पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया था। नीट पीजी काउंसलिंग में ताखीर के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ पुलिस की झड़प का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में एक मफाद आमा की अर्जी दाखिल की गई है और कोर्ट से मामले की संजीदगी को देखते हुए अज खुद नोटिस लेने की अपील की गई है। साथ ही अर्जी गुजार ने कहा कि मुल्क में कोरोना और ओमाइक्रॉन के बढ़ते मामले को देखते हुए डॉक्टरों के मुतालबे पर गौर किया जाना चाहिए। साथ ही दिल्ली में डॉक्टरों के खिलाफ गलत सलूक करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की गई है। डॉक्टर ने देखा क्या, कुछ नहीं बोला कि अगली डेट दे दी, कहने लगे जब हड़ताल खत्म हो जाएगी तब आ जाना। क्यों, मतलब क्या हुआ है? आपको किसको दिखाने आए थे? वाइफ को दिखाना है। क्या हुआ है? इनका बायोप्सी होना है। इनको ऑपरेशन की डेट दी है 11 तारीख को, 11 जनवरी की। 11 जनवरी की। अच्छा। अब बिना बायोप्सी के ऑपरेशन नहीं होगा। अच्छा, तो आज वो बायोप्सी नहीं हुई। ये कह रहे हैं कि जब मतलब हड़ताल खत्म हो जाएगी उसके बाद में आना। अच्छा, तो फिर आपकी तो ऑपरेशन भी आगे बढ़ जाएगा। अब बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसी में दौड़ते रहेंगे हम। फैजाबाद से आए हुए हैं। अच्छा। हम 2 दिन से आए हुए हैं। हाँ। और 3 बजे से नंबर लगाते हैं। अब वो बोले कि कल नहीं परसों आना आप। जी, तो 2 दिन से आप लगातार आते हैं और फिर नंबर ही नहीं आता और चले जाते हैं। अच्छा, 1 महीना का दवा दिया था, हमको मालूम नहीं था कि बंद होने वाला है। चाहे ऐसे चल रहा है तो हम सोचे 9 बजे तक जाएंगे तो काम हो जाएगा। बच्चा भी बीमार है, छोड़ के आई हूँ। मेरे बेटे को किडनी में परेशानी है, जिसकी वजह से कई टेस्ट लिखा है उन्होंने, तो उसमें आंखों का टेस्ट था। तो आज आंख का टेस्ट करवाना था, लेकिन डॉक्टर ही नहीं बैठे, उन्होंने कहा हड़ताल पे गए हुए हैं। तो लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। महाराष्ट्र में भी हम देख रहे हैं कि लगातार कोरोना केसेस बढ़ते ही दिखाई दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें, महाराष्ट्र अहमदनगर के जवाहर नवोदया विद्यालय में कोरोना मुतासरीन बच्चों की तादाद 82 हो चुकी है, जिसमें 3 स्टाफ शामिल है। अहमदनगर में स्कूल और दीगर तालीमी इदारे में हुकूमत की जानिब से करीब 3000 तुलबा का टेस्ट हुआ था, जिसमें बड़ी तादाद में तुलबा और स्टाफ कोरोना मुस्बत पाए गए हैं। सभी की हालत मामूल पर है। वहीं हुकूमत महाराष्ट्र ने कोरोना के मामलात को देखते हुए बीएमसी दफ्तर में मीटिंग तलब की है, जिसमें महाराष्ट्र खासकर मुंबई और दीगर इलाकों में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। हमारे नुमाइंदे अमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, सबसे पहले तो स्कूल के हवाले से आपसे जानकारी जानना चाहेंगे। देखिए, मुंबई और महाराष्ट्र में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। कल हमने देखा कि मुंबई में सिर्फ 1377 नए मामले सामने आए, 1 आदमी की डेथ हुई। वहीं पूरे महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 2172 जो है नए केस आए हैं, यानी कहीं न कहीं केसों की संख्या बढ़ रही है। वही ओमिक्रॉन की बात करें तो अभी तक 167 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 90 लोग जो है ठीक होकर घर जा चुके हैं और अभी जो बाकी लोग हैं उनका इलाज चल रहा है। तो जिस तरह से ओमिक्रॉन और कोविड के डेल्टा के जो मामले सामने आ रहे, निश्चित तौर पर सरकार जो है पूरी तरीके से चिंता में है। और इसी को देखते हुए मैं आपको बताऊं कि अभी 1 बजे के बाद जो है बैठक शुरू होने वाली बीएमसी मुख्यालय में, जो आदित्य ठाकरे जो है मुंबई मेयर समेत कई लोगों से बैठक करेंगे। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे की प्रेस कॉन्फ्रेंस चली, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं मुंबई में, महाराष्ट्र में, ये निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। हर जगह जो होटल मॉल की पाबंदी, सभी जगह पाबंदी लगाई गई है। नियमों का पालन नहीं किया गया तो पाबंदी बढ़ाई जा सकती है। टास्क फोर्स का बैठक हुई है, जिसमें फोर्स के लोगों ने कोरोना की बढ़ती संख्या से चिंता जताई है और सीएम के नेतृत्व में भी इस मामले में बैठक होगी और पाबंदी को लेकर चर्चा की जा सकती है टास्क फोर्स की मदद लेकर। तो कहीं न कहीं जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं उससे सरकार चिंतित है। टास्क फोर्स की लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय से बैठक चल रही है। इस पूरे मामले को लेकर जो है सीएम के साथ भी बैठक होने वाली है। वैक्सीनेशन की बात करें तो 13 करोड़ का आंकड़ा जो है पार कर दिया गया है और सेकेंड डोज जो है महाराष्ट्र में 57% हो चुकी है। और जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से जो है लगातार रोज नए नए निर्णय जो है वो लिए जा रहे हैं।
तो लगातार जो सरकार है वो चिंतित है। जी। पार्टी हो, कार्यक्रम हो, सार्वजनिक कार्यक्रम हो, राजनीतिक कार्यक्रम हो, हर जगह पाबंदी लगाई गई है। भीड़ को कंट्रोल करना होगा, नहीं तो आंकड़े जो है और बढ़ सकते हैं। और यहाँ पे एक चिंता का विषय ये भी आने वाले दिनों में हो सकता है, जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं तो 700 मेट्रिक टन से ज्यादा अगर ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है तो जी। दिक्कतें आ सकती है। लेकिन फिलहाल अभी तक ऐसी नौबत नहीं आई है, लेकिन सरकार इसके लिए आगे के लिए भी जो है इसके लिए तैयार है। एक और महत्वपूर्ण बात अभी बताई गई राजेश टोपे ने कि अब जी। तक 1 करोड़ लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है। 84% लोगों ने पहली डोज ली है और 54% लोगों ने दूसरी डोज ली है। यानी टीकाकरण को बढ़ाना इस समय की मांग है और सरकार बार बार आह्वान कर रही है कि लोग आए और लोग जो है टीकाकरण करें। और जिस तरह से 31 मैं आपको बताऊं, नए साल का जो आगमन होने वाला है, तो होटल हो, मॉल हो, सेलिब्रेशन हो, उस पर पूरी तरीके से सरकार ने पाबंदी लगाई। ये नहीं होगा, भीड़ को कंट्रोल किया जाएगा, नहीं तो कोरोना की मार ज्यादा बढ़ सकती है। 2 दिन पहले कैबिनेट बैठक हुई थी, उसमें टास्क फोर्स के लोगों ने मुख्यमंत्री को ये सूचना दी थी कि जनवरी के मध्य में ये मामले बढ़ सकते हैं, तो इसे रोकने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। जी बिल्कुल अमित, आप इस खबर पर नजर बनाए रखें। मीटिंग के हवाले से नाजरीन को अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। मुल्क में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और खास तौर से अगर हम नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन की बात करें तो ओमाइक्रॉन के हवाले से तशवीश बढ़ती जा रही है, क्योंकि केसेस ओमाइक्रॉन के बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा आदादुशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 9,195 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि कोरोना के एक्टिव मामले 77,052 हैं। जारी करदा आदादुशुमार के मुताबिक मुल्क में ओमाइक्रॉन के मामले 781 हो गए हैं। दिल्ली में ओमाइक्रॉन के 230 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। वहीं आप लीडर सत्येंद्र जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ओमाइक्रॉन के हवाले से उन्होंने तफसीलात बताई कि किस तरह से दिल्ली में ओमाइक्रॉन केसेस बढ़ रहे हैं। एयरपोर्ट पर बाहर से लोग पहुंच रहे हैं। दिल्ली पहुंचने वालों में कोरोना पॉजिटिव वाले भी हैं, जिन्हें क्वारंटीन के बाद ही घर जाने की इजाजत होती है। दिल्ली में बड़े सतह पर कोरोना और ओमाइक्रॉन के मरीजों के लिए इंतजाम किए हैं। तक जितने भी केस आ रहे हैं ज़्यादातर ऐसे हैं कि जो बाहर से लोग आए हैं वो थोड़े दिनों बाद पॉजिटिव हो रहे हैं, तो उनके कांटेक्ट के लोग या उनके घर के लोग ज़्यादा हो रहे हैं। फिर भी सभी को सतर्क रहने की ज़रूरत है। ओमिक्रॉन भी कोरोना ही है, कोरोना का दूसरा रूप है। सभी लोगों को इसके अंदर सतर्क रहने की ज़रूरत है। सभी लोग घर से बाहर निकले तो मास्क ज़रूर लगाएं। सब लोग अगर ध्यान रखेंगे तो इससे बचा जा सकता है। पहले के बाद मुकाबले में अभी तक देखो जितना एक्सपीरियंस है, जो लोग ठीक होकर अस्पताल से घर गए हैं ओमिक्रॉन के, अभी तक एक भी पेशेंट को ऑक्सीजन लगानी नहीं पड़ी है जो ओमिक्रॉन से पॉजिटिव रहे हैं, और सभी लोग बिल्कुल ठीक होकर चले गए। तो अभी तक काफ़ी डॉक्टर्स का, स्पेशलिस्ट का, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि डेल्टा के मुकाबले में ये काफ़ी थोड़ा सा हल्का है। ओमिक्रॉन के ज़्यादातर केस ऐसे हैं कि जो एयरपोर्ट से आ रहे हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में। और देखो ये तो बिल्कुल क्लियर ही था, देखो पिछली वेव भी जब आई थी, जब बाहर से फ्लाइट आई थी तभी आया था। तो ओमिक्रॉन बाहर से आया है तो अब सोसाइटी में थोड़े दिनों में फैल जाएगा सबके अंदर, क्योंकि ऐसा रखना मुश्किल है कि जो लोग हज़ारों लोग की संख्या में आ रहे हैं कि वो सोसाइटी में किसी से कभी भी नहीं मिलेंगे। पूरी तरह से तैयार है और हमारे पास डेली 3 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है और हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं और सभी को लगाया जाएगा। जो स्टेज थी उसको कल लागू कर दिया गया है। बाकी जो भी डिस्कशन होगा वो डीडीएमए की मीटिंग के अंदर होगा। पूरे मुल्क में ओमाइक्रॉन के सबसे ज्यादा केसेस दिल्ली से सामने आ रहे हैं। वहीं दिल्ली सरकार कई तरह के इक़दाम भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। सबसे ज्यादा नुकसान मुलाजमत पेशा अफराद पर पड़ा है। रोजाना मेट्रो और बसों से सफर करने वालों की परेशानियां बढ़ गई हैं। ग्रेप के येलो अलर्ट के तहत मेट्रो और बसों में खड़े होकर सफर करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मेट्रो 50% ही मुसाफिरों के साथ चलेगी। आज मेट्रो स्टेशन के बाहर बड़ी भीड़ देखी गई, वहीं लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी रहीं। डीएमआरसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुज दयाल ने मंगल की शाम एक बयान जारी करते हुए कहा था कि दिल्ली हुकूमत की जानिब से कोरोना की रोकथाम के लिए जारी करदा नई हिदायत के मुताबिक मेट्रो में खड़े होकर सफर करने पर पाबंदी होगी। काफ़ी परेशानी होगी आम जनता को ना। अगर करना ही था, कल के बात करें तो लगभग 300 के अप्रोक्स केसेस कल आए हैं। गवर्नमेंट को कुछ अल्टरनेटिव सोचना चाहिए।
यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना परेशानी हो रहा है। ये तो सारा पॉलिटिक्स है। आप देखो यूपी में सारा कुछ हो रहा है, नॉर्मल सब कुछ हो रहा है, वहाँ तो कोई लॉकडाउन नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं, ये एक बहुत अच्छा मूव है क्योंकि प्रिकॉशन मेजर्स तो लेने पड़ेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि लास्ट टाइम पे भी अगर हमने कुछ ऐसे प्रिकॉशन मेजर्स नहीं लिए थे, इसके वजह से बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। तो ठीक है, अभी हमने टाइम टू टाइम बेसिस पे अगर हम ऐसे चेक करते रहेंगे तो केसेस डेफिनेटली फॉल होंगे। सरकार ने सीनियर सिटीजन के लिए कुछ करना चाहिए। हम कितनी देर से हमारा सांस फूल, हम डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं और इतनी बड़ी लाइन में थक गए हम। तो आप क्या चाहते हैं? सीनियर सिटीजन को कहीं से जगह देनी चाहिए अंदर जाने के लिए। नहीं, कोविड का तो सही है, कोविड आ गया तो कोई नहीं, रूल तो फॉलो करने पड़ेंगे, सबको मास्क लगाइए। लेकिन ये है कि जो बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं उनमें भी पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि जहाँ जहाँ गैदरिंग होगी कोरोना तो हर जगह फैलेगा ही। मेट्रो या बस में दोनों में कोई भी यूज कर लेता हूँ, बट मेट्रो बस से भी नहीं जा सकता क्योंकि बस में भी एक सीट छोड़कर बैठने की इजाज़त है और मेट्रो में इतनी बस भी नहीं रुक रही है। और मेट्रो में क्यों नहीं जा पा रहे? मेट्रो में इतनी लंबी लाइन है कि समझ नहीं आ रहा कैसे जाऊँ। घंटों लग जाएंगे, लाइन में ही घंटों लग जाएंगे। मैं आधा घंटा। हाँ, और आधा घंटा और लगना पड़ेगा शायद, क्योंकि लाइन जा रही है फिर लौट के आ रही है। हाँ, बहुत टेंशन हो रहा है। पहले भी ऐसी प्रॉब्लम होती थी क्या? इससे पहले 1-2 महीने आगे होता था, जब उस साइड का गेट बंद था ना, तब हुआ था। जब दोनों साइड का गेट खुल गया ना तो इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ था। अभी बाई रोड भी नहीं जा सकते, भीड़ बढ़ी रही है। जो मेट्रो में जाने वाले हैं वो ऑटो से जा रहे हैं, वो और ज्यादा भीड़ बढ़ती जा रही है, कोई फायदा नहीं। एक अनोखी कोशिश वर्ल्ड वाइड फंड फर्नीचर इंडिया की जानिब से उत्तराखंड में दरियाओं के एक ग्रुप को तैयार किया जाएगा जो अब तक इंसानों की रोजमर्रा जिंदगी से बहुत दूर है। हर जगह तहफ्फुज की बात हो रही है, लेकिन इस कोशिश में चंद अछूत दरियाओं को बचाने की कोशिश की जा रही है। मिशन पानी की एक रिपोर्ट। हमको बचानी है ये जिंदगानी। Uttarakhand is in the headwaters of the Ganga. It's very important for us to maintain the river connectivity. The river has to flow from upstream to downstream. What is happening is that there are many interventions, human interventions, which are actually disrupting the connectivity of rivers. It alters the flows, it alters the flow of sediments, which is important for downstream river as well as fertility. It impacts the flow of energy. It impacts the flow of biota, which is essentially the microorganisms as well as the fish species downstream. Idea behind this free-flowing river atlas of Uttarakhand is to map those last remaining free-flowing rivers or connected rivers in Uttarakhand. So this is also an idea to spin the conversation little differently from restoring a river from after degradation to a scenario when we can actually protect the pristine rivers as is. It is supported by RECIT in its Ganga program. The objective of the free-flowing river atlas mapping is twofold. One, identify those last remaining free-flowing rivers or connected rivers. Second, raise the profile of these rivers and how critical it is for the ecosystem services of the rivers that we care about, and how we can come together to put together a plan and an action to conserve this for posterities. But the message that we are trying to also convey is that it makes absolute business sense to conserve and keep a pristine river rather than waiting for the degradation to happen and then come up with a rejuvenation plan. So can we actually do that, protect the pristine rivers upfront? स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, धर्म संसद इश्तियाल अंगेज तकारीर का मामला। कौमी अक़लियती कमीशन ने नोटिस जारी किया है। उत्तराखंड और मध्य प्रदेश को नोटिस जारी किया गया है। जनवरी के पहले हफ्ते में जवाब देने की हिदायत दी गई है। इकबाल सिंह लालपुरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको बता दें, धर्म संसद इश्तियाल अंगेज तकारीर का ये पूरा मामला है। कौमी अक़लियती कमीशन ने
इस हवाले से नोटिस जारी किया है। उत्तराखंड और मध्य प्रदेश को ये नोटिस जारी किया गया है। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद इस हवाले से मजीद तफसीलात फराहम कर रहे हैं। कौमी अक़लियती कमीशन के वाइस चेयरमैन आतिफ रशीद साहब हमारे साथ हैं। अक्सर ये बात हो रही है और समाज में ये बात, इस पर बहुत चर्चा हो रही है कि अल्पसंख्यकों में सुरक्षा की भावना, अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास वो काफी बढ़ गया है, खासतौर से इस तरह धर्म संसद हुई। किस तरह की कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं? मैं देश के अल्पसंख्यक समुदाय को ये विश्वास दिला रहा हूं कि इस देश के चंद लोग, मैं अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों से बात कर रहा हूं, कि इस देश में असदुद्दीन ओवैसी के कहने से कोई हिंदू खतरे में नहीं आएगा, निश्चिंत रहिए। और धर्म संसद में बैठे हुए लोगों में के जहर उगलने से इस देश के किसी अल्पसंख्यक की जिंदगी को कोई खतरा नहीं होगा। आप विश्वास करिए कि इस देश के प्रधानमंत्री का जो संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये सरकार, भारत सरकार उसके प्रति प्रतिबद्ध है और ईमानदारी के साथ इस देश को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कानून के हिसाब से चलाएगा। कानून के बाहर जाने की जिसने भी कोशिश करेगी, जो भी करेगा, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो, उसको सलाखों के पीछे जाना होगा। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। इस देश की तरक्की में, एक भारत और श्रेष्ठ भारत के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए सदैव तत्पर रहे। धन्यवाद। सवाल लगातार ये हो रहा है कि सरकार की तरफ से कार्रवाई नहीं हो रही, गिरफ्तारी नहीं हो रही, ये कई तरह की बातें हैं। कमीशन पर भी ये सवाल है कि उसने कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए, कमीशन ने अपना काम बहुत बखूबी करा है। कमीशन का काम यह है कि अगर एफआईआर न हो तो उसमें एफआईआर कराना, अगर सही धाराओं के तहत ना हो तो सही धाराएं कराना, रिपोर्ट तलब करना। हमने उसमें रिपोर्ट मंगाई है, 10 तारीख तक हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी। आवश्यक, और सुनिए, किसी अल्पसंख्यक समुदाय ने कंप्लेंट नहीं दी। इकबाल सिंह लालपुरा चेयरमैन जी ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके इसमें नोटिस जारी करा है और नोटिस जारी करने के बाद आपको ये विश्वास दिला रहे हैं, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मौके पर जाकर इसका मुआयना भी करेंगे, सब वीडियोस का निरीक्षण भी करेंगे, हर चीज करेंगे और इस मामले में जो भी कानूनी के दायरे में रहते हुए कार्रवाई होती होगी वो कार्रवाई होगी। एक सवाल ये भी था कि गुरुग्राम में जो कुछ होता रहा उसको लेकर के कमीशन चुप रहा, ये क्यों हुआ? नहीं, कमीशन चुप नहीं है। कमीशन ने उसमें जो है मुख्यमंत्री, स्थानीय प्रशासन और दोनों पक्षों के लोगों से बातचीत शुरू कर दी है। मैं आपको ये बता रहा हूं, बहुत जल्द हम वहां पर जाएंगे, मौके पे दोनों पक्षों से बातचीत करेंगे और समाधान का रास्ता निकालेंगे। तोड़ने के नहीं, जोड़ने का काम कर रहा है कमीशन। तो ये जो आप जाने वाले हैं, ये कब जाएंगे और किस तरीके से कोई आप लोगों ने शेड्यूल किया? ये आपको बता देंगे, इसी वीक जाएंगे। धन्यवाद। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज 18 दिल्ली। खुर्रम हमारे साथ जुड़े हुए। खुर्रम, ये बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्या कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ? देखिए मुनज़्ज़ा, इसमें सबसे अहम बात यह है क्योंकि जिस तरीके से ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और जो सवाल था, सरकारों पर सीधे तौर पर सवाल था कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से सीधे तौर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि कुछ जगहों पर एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं होते हुए नहीं दिख रही थी। तो ये सवाल लगातार उठ रहा था। इसी के साथ ये मामला बढ़कर दिल्ली भी आ गया, फिर मध्य प्रदेश में धर्म संसद होने लगी। ये जो तमाम मामले हैं उसको लेकर के बड़ा सवाल था। यही वजह है कि सरकार की तरफ से एक मैसेज देने की कोशिश की गई है, मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, दस्तूर का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और एक सीधे तौर पर जो आदमी तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हो गया था अक़लियतों में, खासतौर से मुसलमानों को, जिस तरह से धर्म संसद में धमकियां वगैरह दी गई थी, उसको लेकर के वो सरकार क्या कर रही है, क्या सोच रखती है। क्योंकि आपको मालूम है अभी मुल्क में इंतखाबात होने हैं और इंतखाबात के बीच में तमाम सियासी पार्टियां हैं, वो अपना फायदा नुकसान जरूर देखती हैं। तो सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में जो कार्रवाई हो सकती है, इसलिए कमीशन को आगे किया गया है और एक तरीके से अक़लियतों के अंदर एक एहसास जगाने की कोशिश की गई है कि जो कुछ हो रहा है उसके साथ सरकार नहीं खड़ी है। तो इसको इस तौर पर देखा जाना चाहिए। गुरुग्राम के मामले को लेकर के ये अहम है कि वहां पर मसले का हल निकाला जाएगा, नोटिस जारी किए गए हैं। हालांकि हमने जो सीधे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सवालात पूछे थे उसमें इकबाल सिंह लालपुरा जी ने बहुत ज्यादा डिटेल में जवाब नहीं दिए हैं, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि नोटिस जारी। तफसीलात के लिए नाज़रीन, न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।